हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे रिसर्च प्रोसेस क्या होती है, रिसर्च प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन और डेफिनेशन से लेकर रिसर्च प्रोसेस की जो फाइंडिंग्स होती है उनकी रिपोर्टिंग तक कुल उन 7 स्टेप्स के बारे में जो रिसर्च प्रोसेस में सम्मिलित होती है। आप सभी से अनुरोध है कि अंत तक इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और जो पुराने व्यूअर्स हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन प्रेस नहीं ऑन किया है वो अभी नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सीधी मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। व्हाट इज द रिसर्च प्रोसेस? द रिसर्च प्रोसेस इज a process of multiple scientific steps in conducting the research work. Each step is interlinked with other steps. The process starts with the research problem at first, then it advances in the next steps sequentially. Research process एक सिस्टमेटिक स्टेप वाइज होने वाली प्रक्रिया है जिसमें कई मल्टीपल साइंटिफिक स्टेप यूज में आती है जो रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। हर एक स्टेप दूसरी स्टेप के साथ जुड़ी हुई होती है। मीन्स एक स्टेप पूरा होने के बाद ही दूसरे स्टेप को हमें स्टार्ट करना होता है। इस प्रकार एक के बाद एक स्टेप चलती रहती है और रिसर्च की प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स नेसेसरी टू इफेक्टिवली कैरी आउट रिसर्च and desired sequencing of these steps. The research process consists of a number of closely related activities. तो रिसर्च प्रोसेस में एक स्टेप बाय स्टेप की एक सीरीज होती है जो रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए ज़रूरी होती है। बिना इन स्टेप के अपन रिसर्च को कंटिन्यू आगे नहीं रख सकते। एक स्टेप को अपन ओवरलैप करके दूसरे स्टेप पर नहीं जा सकते। एक पूरा होने के बाद ही अगली स्टेप स्टार्ट होती है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ एक स्टेप के रूप में जुड़ी रहती है। Step first, identify and defining the research problem. The first step in the process is to identify a problem or develop a research question. The research problem may be something which a researcher identifies as a problem, some knowledge or information that is needed by the researcher or the desire to identify the creation. Research process की सबसे पहली स्टेप होती है कि हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको डिफाइन करना। हम किस विषय पे रिसर्च करना चाहते हैं, प्रॉब्लम हमारी क्या है। तो रिसर्च प्रोसेस के सबसे पहली स्टेप में अपन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और रिसर्च का एक क्वेश्चन डेवलप करते हैं कि हम किस विषय पे रिसर्च करना चाहते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसको रिसर्च करनी है ए स्टडी टू असेस द नॉलेज ऑफ मदर्स ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन इन अजमेर। तो अजमेर शहर में किसी एरिया को वो सेलेक्ट करना चाहता है और वहाँ के जो अंडर 5 जो मदर्स है उनको इम्यूनाइजेशन के बारे में क्या जानकारी है। उसको लगता है कि इस एरिया में मदर्स को इम्यूनाइजेशन के बारे में जानकारी नहीं है, कम लोग इम्यूनाइजेशन सेंटर पे आ रहे हैं या वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज उस एरिया में ज़्यादा हो रही है, वहाँ की समस्या है, तो वो उस पर रिसर्च करना चाहता है। तो उसके लिए क्या हो गया, ये रिसर्च प्रॉब्लम हो गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम जिस प्रॉब्लम के बारे में जो चीज़ हमें प्रॉब्लम लगती है, हम कुछ नया नॉलेज आइडेंटिफाई करना, कुछ इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाहते हैं, तो रिसर्चर उसको एक प्रॉब्लम के रूप में लेता है और उसको आइडेंटिफाई करके डिफाइन करता है। तो इस प्रकार प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन और उसको डिफाइन करना रिसर्च की पहली स्टेप है। नेक्स्ट है रिसर्च क्वेश्चन। आवर रिसर्च में स्टार्ट एज ए जनरल आइडिया और ए स्पेसिफिक क्वेश्चन, स्टेटमेंट और थीसिस। हमारी जो रिसर्च है हम उसे एक जनरल आइडिया के रूप में या एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के रूप में शुरुआत कर सकते हैं। नो व्हाट वी वांट टू फोकस ऑन बिफोर वी बिगिन। हमें जिस चीज़ पर रिसर्च करनी है हमें उस पर पहले फोकस करके ही उसको स्टार्ट करनी चाहिए। रिसर्च प्रॉब्लम इज ए स्टेटमेंट अबाउट एन एरिया ऑफ कंसर्न, ए कंडीशन टू बी इम्प्रूव्ड, ए डिफिकल्टी टू बी एलिमिनेटेड और ए ट्रबलिंग क्वेश्चन दैट एग्जिस्ट इन प्रैक्टिस दैट points to the need for meaningful understanding and deliberate investigation। एक रिसर्च प्रॉब्लम क्या हो सकती है, एक स्टेटमेंट है जो पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है, या एक कंडीशन हो सकती है जिसे अपन इम्प्रूव करना चाहते हैं, या पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम समस्या हो सकती है जिसको अपन एलिमिनेट करना चाहते हैं, या किसी प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई समस्या हो सकती है जिसको अपन पॉइंट आउट करके उससे रिलेटेड रिसर्च करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा कि अंडर 5 जो चिल्ड्रन की जो मदर है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आ रही है वहाँ पे, या वो इम्यूनेशन के बारे में कितना जानकारी रखती है, तो ये रिसर्च की एक प्रॉब्लम हो गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट होता है उसमें पूरी डिटेल होती है, जैसे कि स्टडी टू असेस द नॉलेज ऑफ मदर्स ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन इन अजमेर।
अजमेर शहर में कोई पर्टिकुलर एरिया हो सकता है, उस एरिया की जो अंडर 5 जो चिल्ड्रन की जो मदर्स है उनको इम्यूनाइजेशन के बारे में कितनी जानकारी वो रखती है। तो ये एक स्टेटमेंट है जो इसमें प्रॉब्लम हमें लिखनी होती है। स्टेप 2, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। वंस द रिसर्च प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड एंड डिफाइंड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग रिसर्च। द रिसर्चर मस्ट लर्न more about the topic under investigation। रिव्यू ऑफ लिटरेचर की इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड हो जाती है, डिफाइंड हो जाती है, हमें किस विषय पे रिसर्च करनी है, उसके बाद अगली स्टेप में हम क्या करते हैं कि वर्तमान में जो जितनी रिसर्च इस टॉपिक से रिलेटेड हो चुकी है, उससे रिलेटेड जितनी भी स्टडी उनको अपन रिव्यू करते हैं। द रिसर्चर मस्ट मोर लर्न अबाउट द टॉपिक। हमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले हमें उस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? To do this, the researcher must review the literature related to the research problem। हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी स्टडी हुई है, इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज जो स्टडी अवेलेबल है, जर्नल्स है, ऑनलाइन है, जहाँ से हमें मिल सकता है, वहाँ हमें इसको एक बार रिव्यू करके स्टडी करनी चाहिए। दिस स्टेप प्रोवाइड्स फंडामेंटल नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम एरिया। इस प्रकार रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हम क्या कर सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम से जो रिलेटेड बेसिक जो चीज़ें, बेसिक नॉलेज है, वो हमें पहले से मिल जाता है और हमें रिसर्च को आगे बढ़ाने में ये हेल्प करता है। द रिव्यू ऑफ लिटरेचर आल्सो एजुकेट द रिसर्चर अबाउट व्हाट स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड इन द पास्ट, हाउ दीज स्टडीज वर कंडक्टेड एंड द कंक्लूजन्स इन द प्रॉब्लम एरिया। हमसे पहले जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च की है, उन्होंने किस प्रकार स्टडी को कंडक्ट किया है, और इसके साथ साथ हम जान सकते हैं कि उन स्टडीज़ का कंक्लूजन क्या रहा, उनको किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस हुई, तो हम उनसे सीख कर हमारी स्टडी को और अच्छा बेटर कर सकते हैं। ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर की एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। गेट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के दौरान हम अलग अलग प्रकार की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। रीड अबाउट द टॉपिक यूजिंग वेबसाइट्स और एनसाइक्लोपीडियाज। हमारा जो टॉपिक उसको अपन वेबसाइट पे या उससे रिलेटेड एनसाइक्लोपीडिया अपन स्टडी कर सकते हैं। इट इंट्रोड्यूसेस अस टू द टॉपिक, हेल्प्स अस टू फोकस ऑन इट्स की एलिमेंट्स एंड हेल्प अस। तो हम जब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं तो ये हमें हेल्प करता है, हमारे टॉपिक से हमें इंट्रोड्यूस करवाता है और इस पर फोकस करने में हेल्प करता है। इसकी जो की एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। डिसाइड टू ब्रॉडन और नैरो आवर फोकस। हमारा स्टडी कितनी हमें डीप करनी है, उससे रिलेटेड हमें ये नॉलेज देता है। दीज सोर्सेज ऑफन इंक्लूड बिब्लियोग्राफीज। इस प्रकार अपन जो पूर्व की जो स्टडीज़ को अध्ययन करते हैं उसमें कई प्रकार की हमें बिब्लियोग्राफी मिलती है जो रिव्यू में हेल्प करती है। यहाँ से हम इन स्टडी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सोर्सेज ऑन आर टॉपिक, और हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से हमें और ज़्यादा हमें ज्ञान मिल सकता है, जो हमारे रिसर्च में हेल्पफुल होगा, वो हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में प्राप्त करते हैं। मान लीजिए एक रिसर्चर है जिसे जो बच्चों में होने वाली ओबेसिटी के बारे में रिलेटेड स्टडी करना चाहता है। इन द ओबेसिटी स्टडी द रिव्यू ऑफ लिटरेचर एनेबल्स द रिसर्चर टू डिस्कवर इसेंशियल स्टैटिस्टिक्स related to the long term effect of childhood obesity in terms of health issues, death rate and projected medical cost। तो एक व्यक्ति है, एक रिसर्चर है जो चाइल्ड में या बच्चों में होने वाली ओबेसिटी के इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करना चाहता है। तो वो इससे रिलेटेड कई प्रकार के डाटा जुटाना पसंद करेगा या उसे जुटाने होंगे, जैसे कि ओबेसिटी अगर लॉन्ग टर्म रही तो बच्चों में क्या उसके हेल्थ पे प्रभाव हो सकते हैं, बच्चों की डेथ रेट इससे बढ़ सकती है, या मेडिकल जो कॉस्ट है उनकी जो केयर उन पे खर्चा बढ़ सकता है। ये इससे रिलेटेड आंकड़े हो गए। इन एडिशन द रिसर्चर फाइंड्स सेवरल आर्टिकल्स एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन दैट डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ वॉकिंग 10,000 स्टेप्स ए डे। इसके साथ साथ जब वो और रिव्यू करता है तो उसको सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से उस जानकारी मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई ओबेसिटी वाला बच्चा 10,000 कदम रोज़ चलता है तो उसे हेल्थ इम्प्रूव करने में ये हेल्पफुल होता है। ये उसके लिए एक फैक्ट हो गया। द इंफॉर्मेशन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग दिस स्टेप हेल्प्स द प्रोग्रामर फुल्ली अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो इस प्रकार जब वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करता है तो उसको अलग अलग प्रकार की फैक्ट मिलते हैं जो उसको हेल्प करते हैं और उसकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसके बारे में उसको जानकारी मिलती है। रिकॉग्नाइज द फ्यूचर कंसिक्वेंसेज ऑफ ओबेसिटी। इस प्रकार अगर ओबेसिटी लगातार एक बच्चे में बढ़ती गई तो उसके लिए फ्यूचर पे क्या क्या संभावना है, उसके हेल्थ पे बुरा प्रभाव हो सकता है। एंड आइडेंटिफाई स्ट्रेटजी टू कॉम्बैट ओबेसिटी। और रिसर्च के थ्रू
वह एक सॉल्यूशन प्रदान करता है, एक स्ट्रेटजी देता है कि अगर ओबेसिटी से हमें दूर रहना है, ओबेसिटी को सॉर्ट आउट करना है, तो हमें वॉकिंग डेली करनी चाहिए। इस प्रकार रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट नॉलेज देता है जो हमारी स्टडी को और बेटर करने में हेल्पफुल होते हैं। थर्ड स्टेप है फॉर्मुलेटिंग ए हाइपोथेसिस। इन दिस स्टेप द रिसर्चर मेक्स द प्रॉब्लम प्रिसाइज। हाइपोथेसिस बनाने के दौरान जो रिसर्चर होता है अपनी जो प्रॉब्लम उसको सटीक करता है, उसको पर्टिकुलर बनाता है। द रिसर्च वर्क इज टॉपिक फोकस्ड एंड रिफाइंड। और इसके दौरान उसका जो रिसर्च का जो वर्क है उसके टॉपिक पे फोकस करने लगता है। देन द रिसर्चर स्टेप्स फॉरवर्ड टू हाउ द प्रॉब्लम वुड बी अप्रोच्ड। और रिसर्चर आगे ये फिक्स करता है कि उसकी प्रॉब्लम को किस प्रकार उसको अप्रोच करना है। द नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम कैन डिसाइड टू फॉर्मुलेट ए डेफिनेट हाइपोथेसिस। हमारी रिसर्च क्या है उसके अकॉर्डिंग हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि हाइपोथेसिस होती क्या है। हाइपोथेसिस इज ए फॉर्मल टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल अंडर स्टडी। हम अपनी स्टडी में जो वेरिएबल्स जो स्टडी करना चाह रहे हैं उनके वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप है उसकी एक संभावना या हम जो एक्सपेक्टेशन करते हैं उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे हम अनुमान लगा रहे हैं कि स्मोकिंग कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसमें कैंसर हो सकता है। तो इसमें स्मोकिंग और कैंसर दोनों क्या वेरिएबल्स है। इसमें कैंसर है वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मोकिंग पे। और स्मोकिंग क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्मोकिंग के कारण कैंसर हो रहा है तो स्मोकिंग का यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्मोकिंग किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, जबकि कैंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मोकिंग पे डिपेंड करता है। इस प्रकार दोनों वेरिएबल में रिलेशनशिप का जो अनुमान हम वो स्टडी में लगाना ही हाइपोथेसिस कहलाता है। A hypothesis is tested. Effective research work formulate a hypothesis in such a way that collected factual data will provide evidence that either support or disapproves them. स्टडी के बाद हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। टेस्ट के दौरान हम ये पता लगाते हैं कि जो हम हमारे स्टडी में जो रिसर्च में जो डेटा हमने कलेक्ट किया वो इन्फॉर्मेशन क्या हमारी हाइपोथेसिस को प्रूव करती है या डिसअप्रूव करती है। मीन्स अगर हमारी स्टडी में ये देखा गया कि स्मोकिंग के कारण से लोगों में कैंसर हो, इस मीन्स हमारी हाइपोथेसिस क्या हो रही है, प्रूव हो रही है। अगर हमारी हाइपोथेसिस जो हमने बनाई थी वो हमारे स्टडी से रिजेक्ट हो रही है, इसका मतलब हमारी हाइपोथेसिस डिसअप्रूव। इस प्रकार हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं, इससे हमें पता लगता है कि हमारे डेटा उसको प्रूव कर रहे हैं या डिसप्रूव कर रहे हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च विल मेक अस मोर एक्सपर्ट। इसलिए हाइपोथेसिस बनाने से हमें रिसर्च में मदद मिलती है कि हमें पता लगता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे हाइपोथेसिस को सही साबित कर रहा है या गलत साबित कर रहा है। तो रिसर्चर को और ज़्यादा एक्सपर्ट बनने के लिए हाइपोथेसिस बनाना ज़रूरी होता है। इन द एंड द हाइपोथेसिस टर्न इनटू ए प्रैक्टिकल थ्योरी। और इस प्रकार अलग अलग रिसर्च की जो हाइपोथेसिस जब प्रूव होती जाती है तो एक थ्योरी का निर्माण करती है। In order to develop working hypothesis, researcher should adopt the following approach. तो हाइपोथेसिस बनाने से पहले हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर ए, डिस्कशन विद कलीग्स एंड एक्सपर्ट अबाउट द प्रॉब्लम, इट्स ओरिजिन एंड ऑब्जेक्टिव इन सीकिंग ए सॉल्यूशन। तो हाइपोथेसिस बनाने से पहले हमें हमारे जो कलीग्स है, साथी है, जो एक्सपर्ट्स उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो एक्सपर्ट रखते हैं उनसे इस प्रॉब्लम्स की उत्पत्ति के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में और क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसके बारे में हमें पहले से डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ डेटा एंड रिकॉर्ड इफ अवेलेबल कंसर्निंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉसिबल ट्रेंड्स, पेक्यूलियरिटीज एंड अदर क्लूज। इसके साथ साथ हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो अगर कोई डेटा है, रिकॉर्ड्स हमें उनकी स्टडी करनी चाहिए कि जो डेटा है उस स्टडी से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसके ट्रेंड्स क्या कर रहे हैं, उसकी जो खासियत है, पेक्यूलियरिटीज है वो क्या है और क्या क्या हमें क्लू मिल सकते हैं। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ सिमिलर स्टडीज इन द एरिया और ऑफ द स्टडीज ऑन सिमिलर प्रॉब्लम्स। और अदर इस रिलेटेड स्टडी से, हमारी स्टडी से सेम मिलती जुलती कोई अन्य स्टडी हुई है तो उन्हें हमें अच्छे से रिव्यू करना चाहिए जो हमें हाइपोथेसिस बनाने में मदद करते हैं। एक्सप्लोरेटरी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन विच इन्वॉल्व ओरिजिनल फील्ड इंटरव्यू ऑन ए लिमिटेड स्केल विथ इंटरेस्टेड पार्टीज एंड इंडिविजुअल with a view to secure greater insight into the practical aspect of the problem। इसके साथ साथ अगर हमें लगता है कि इससे रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई व्यक्ति हमें मिल सकते हैं
जो हमें इंटरव्यू दे सकते हैं या जो इंटरेस्टेड है हमें जानकारी देने में, तो उनसे हमें इंटरव्यू लेके उनसे रिलेटेड जानकारी हमें लेनी चाहिए, जो हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को और मजबूत करता है और हमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होता है, जो हाइपोथेसिस बनाने में मदद करता है। इस प्रकार इन चीज़ों का ध्यान रखकर हमें हाइपोथेसिस बनानी चाहिए। इनके बगैर अपन हाइपोथेसिस बनाएंगे तो वो अच्छी हाइपोथेसिस नहीं कहला सकती है। फोर्थ स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज रिसर्च डिजाइन। द रिसर्चर then must find out a research design. Research design decides how the research material will be collected. research design हमें ये शो करती है, इस रिसर्च डिज़ाइन से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम डेटा किस प्रकार कलेक्ट करेंगे। वन और मोर रिसर्च मेथड, फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट, सर्वे, इंटरव्यू और एक्सेट्रा आर चूजन डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। हमारे ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग हम रिसर्च मेथड के दौरान किस प्रकार डेटा कलेक्ट करेंगे वो हमें डिज़ाइन में पता रहता है या डिज़ाइन में हम ये बातें फिक्स करते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है एक बार देख लेते हैं। इट इज़ द मास्टर प्लान स्पेसिफाइंग द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन इन ए रिसर्च स्टडी। किसी रिसर्च स्टडी में क्या क्या डेटा कलेक्ट होंगे, उनके मेथड्स क्या होगी और किस प्रकार उनको हम एनालाइज करेंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन मिलनी है। तो इस प्रकार डेटा कलेक्शन, डेटा एनालाइज करना, रिसर्च को कैसे कंडक्ट करेंगे, पूरी रिसर्च का जो ब्लू प्रिंट है वो रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है। तो रिसर्च डिज़ाइन को रिसर्च स्टडी का ब्लू प्रिंट भी कहा जाता है। इन सम रिसर्च कॉन्टेक्स्ट ए सर्वे में बी सूटेबल, इन अदर फैक्ट इंटरव्यूज और केस स्टडी और ऑब्जर्वेशन माइट बी मोर एप्रोप्रिएट। तो हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं। किसी रिसर्च के लिए सर्वे मेथड आसान हो सकता है डेटा कलेक्शन में, तो किसी के लिए इंटरव्यू मेथड हो सकता है, किसी में केस स्टडी कर सकते हैं, किसी में हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। फाइंड द वेज हाउ टू चूज ए रिसर्च डिज़ाइन। अब हमें रिसर्च डिज़ाइन किस प्रकार सेलेक्ट करनी होती है। रिसर्च डिज़ाइन एक्चुअली प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ टू कंडक्ट रिसर्च यूजिंग ए पर्टिकुलर रिसर्च मेथडोलॉजी। एक रिसर्च मेथडोलॉजी को यूज करते हुए हमें रिसर्च किस प्रकार कंडक्ट करनी है, उसका पूरा ब्लूप्रिंट हमें रिसर्च डिज़ाइन देती है। जिस प्रकार हम मकान बनाते हैं उससे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, कोई बिल्डिंग, कोई भवन, कुछ भी हम काम करते हैं उसका नक्शा बनवाते हैं, उसी प्रकार रिसर्च का पूरा नक्शा ब्लूप्रिंट रिसर्च डिज़ाइन होती है, जो डिटेल जानकारी देती है। बेसिकली एवरी रिसर्चर हैज ए लिस्ट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन दैट नीड टू बी असेस्ड दैट कैन बी डन विथ रिसर्च डिज़ाइन। तो किस रिसर्च डिज़ाइन में कौन कौन से सवाल हमें हल करने, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, वो प्रॉब्लम किस प्रकार सोल्व होगी, उसका पूरा डिज़ाइन या उसका ब्लूप्रिंट रिसर्च डिज़ाइन में बनाया जाता है। सो एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है यहाँ पे कि रिसर्च का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है। तो रिसर्च डिज़ाइन को नर्सिंग ट्यूटर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आरपीएससी ने लिया था वर्ष 2012 में जो हुआ था, उस एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया था कि रिसर्च का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च पर्पजेज में बी ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। रिसर्च डिज़ाइन में हमारे पर्पज जो हमें होते हैं वो 4 प्रकार के प्रमुख रूप से पर्पज हो सकते हैं। नंबर 1 एक्सप्लोरेशन, नंबर 2 डिस्क्रिप्शन, नंबर 3 डायग्नोसिस और नंबर 4 एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक्सप्लोरेशन हम क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, अन्वेषण करते हैं, एक केयरफुल सिस्टमेटिक सर्च करते हैं जो हमें आंसर देती है हमारे ऑब्जेक्टिव का। दूसरा डिस्क्रिप्शन, इट कैप्चर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में हम पर्टिकुलर पॉपुलेशन के जो विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको अपन कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं। इन विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड विदाउट चेंजिंग द एनवायरनमेंट। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में हम किसी प्रकार का एनवायरनमेंट में बदलाव नहीं करते, कोई मैनिपुलेशन नहीं करते हैं, सिर्फ पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह रही है वो हमें पता लगानी होती है। डायग्नोसिस मीन्स टू नो अबाउट प्रॉब्लम, हमें इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटेशन, परफॉर्मिंग ए साइंटिफिक प्रोसीजर टू डिटरमाइन समथिंग और प्रॉब्लम। तो हमारे प्रॉब्लम को डिटरमाइन करने के लिए साइंटिफिक तरीके से हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटेशन में आता है। इस प्रकार 4 ऑब्जेक्टिव हो गए, एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन और डायग्नोसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देर आर सेवरल रिसर्च डिजाइन सच एज एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। कई प्रकार की रिसर्च डिजाइन होती है जैसे कि एक्सपेरिमेंटल है या नॉन एक्सपेरिमेंटल है। स्टेप 5th ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज कैरी आउट द रिसर्च प्रोसेस।
While the research design is decided, then the researcher collect data, record information. जब रिसर्च डिज़ाइन हमारी फिक्स हो जाती है तो उस मेथोडोलॉजी के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड में लाते हैं, इंफॉर्मेशन अपन रिकॉर्ड करते हैं. द रिसर्चर प्रोसीड्स विद द रिसर्च. प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज में बी अराइज इन दिस स्टेज. फॉर एग्जाम्पल द रिसर्च मेथड मे नॉट शूट प्रॉपरली. तो हमें इस प्रोसेस के दौरान हमें कई प्रकार की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, जैसे कि जो हमने जो मेथड सेलेक्ट किया है वो मेथड काम नहीं कर रहा है, उसके लिए सूट ही नहीं कर रहा. द इंटरव्यूअर माइट बी अनविलिंग टू लेट कैरी आउट द रिसर्च एज प्लान. हम जिस व्यक्ति से इंटरव्यू के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करने वाले थे वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, वो इंटरव्यू देने से मना कर देता है, जानकारियाँ नहीं दे पा रहा है. Moreover, a false interpretation could potentially bias the result of the study. तो इस प्रकार हम एक false interpretation के थ्रू ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ये हमारे रिजल्ट के को क्या कर सकता है, बायास कर सकता है. अगर इंटरव्यू हमें अच्छी सही जानकारी नहीं दे रहा और हम ऐसे फाल्स इंटरप्रेट कर रहे हैं, कुछ भी अपने मन से जोड़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो बायास होगा, वो त्रुटिपूर्ण आएगा. सो व्हेन वी कलेक्ट डेटा वी नीड टू नो द इफेक्टिव techniques of data collection in order to gather necessary and relevant information with regard to research. रिसर्च के दौरान अगर हमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी होती है तो हमें डेटा कलेक्शन का जो टेक्निक्स है वो इफेक्टिव होनी चाहिए. ऐसी डेटा कलेक्शन की टेक्निक हमें चूज नहीं करनी चाहिए जिससे हमें ट्रू डेटा नहीं मिल सकता, क्योंकि जो फॉल्स डेटा होंगे या इंटरप्रिटेशन अपन फॉल्स करेंगे तो उस स्टडी से जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा, ट्रू रिजल्ट नहीं आ पाएगा. सिक्स्थ स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज प्रिपेयरिंग रिसर्च रिजल्ट. नाउ वर्क आउट द इम्प्लीकेशन ऑफ द डेटा वी गैदर्ड. आवर चैलेंजेस आर नॉट ओवर येट, रादर प्रॉब्लम्स माइट जस्ट बिगिन. इट इज हार्डली इजी टू क्लियर आउट द इम्प्लीकेशन ऑफ द गैदर्ड मटेरियल्स. तो अब आता है साहब हमने जो डेटा कलेक्ट किया उसको अपन प्रिपेयर करेंगे, उससे रिजल्ट शो कर रहे हैं कि हमारे रिसर्च का रिजल्ट क्या है, हमारे डेटा उनका इम्प्लीकेशन क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है. ये बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक स्टेज होती है कि हम अपने डेटा से इम्प्लीकेशन को बनाने का प्रयास करते हैं. इट इज़ पॉसिबल टू क्लेरिफाई द रिसर्च क्वेश्चंस, सम इन्वेस्टिगेशन आर लेस कंक्लूसिव. अब दो संभावनाएं होती है कि रिसर्च से हमारे जो रिजल्ट है वो या तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा या अपना जो कंक्लूजन है वो पूरा नहीं बन पाएगा. सो इंटरप्रेट आवर रिसर्च रिजल्ट इन ऑर्डर टू रिपोर्ट द फाइंडिंग्स. तो फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हम अपनी रिसर्च से क्या करते हैं, रिजल्ट को प्रिपेयर करते हैं. जैसे इस स्टडी में क्या था कि एक रिसर्चर चाहता है कि जो अंडर 5 चिल्ड्रन की जो मदर है उनको नॉलेज कितना है. अब वो अपने रिजल्ट से, डेटा कलेक्शन से, एनालिसिस पता करेगा कि रिजल्ट कह रहा है कि नॉलेज किस आयु वर्ग की मदर में टोटल ओवरऑल वो ये करेगा कि नॉलेज एडिक्वेट है, इनएडिक्वेट है या लेस है या मोर है. तो इस प्रकार तो अलग अलग एजुकेशन वाली कैटेगरी वाली मदर्स में, अलग अलग एज वाली मदर में, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाली मदर में, अलग अलग रिलीजन वाली मदर में हम ये बात इस स्टडी में पता करेंगे कि मदर्स का जो नॉलेज है वो इम्यूनाइजेशन के प्रति वो एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है. तो इस प्रकार जब हम रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसके थ्रू अपन रिपोर्ट बनाते हैं कि हमारी स्टडी ये शो करती है. नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च वी आर डूइंग, देयर कम्स ए मोमेंट व्हेन आवर हेड इज़ फुल ऑफ आइडियाज दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम आवर एनालिसिस. हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो एनालिसिस के बाद हमारे माइंड में उस स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाती है, सारी हिस्ट्री हमारे माइंड में फिक्स हो जाती है. आइडियली वी विल राइट देम डाउन एज दे कम टू अस. और इस प्रकार हम जो फाइंडिंग्स आ रही है, जो रिपोर्ट में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको अपन क्या करते हैं, रिटर्न में प्रिपेयर करते हैं. नाउ वी नीड टू कन्वर्ट द मास ऑफ दोज एलिमेंट्स एंड आइडियाज इनटू ए रिटन टेक्स्ट दैट मेक सेंस टू द रीडर एंड कैन डू जस्टिस टू आवर क्वेश्चन. तो इस प्रकार हम रिसर्च के छठी जो फेज होती है, स्टेप होती है, उसमें हमारे स्टडी के एनालिसिस के बाद हम एक कंक्लूजन तैयार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो हम प्रेजेंट करते हैं कि हमारी स्टडी ये शो करती है कि इतनी मदर्स पे नॉलेज
इनएडुकेट था, इसमें एडुकेट था। किस सोशियो जो मदर एजुकेटेड थी, क्या उनका नॉलेज एडुकेट था या नहीं था, या जिनका बैकग्राउंड इस प्रकार का रहा है कि उनके माता पिता एजुकेटेड थे, या जो हेल्थ प्रोफेशन से जुड़ी थी, या जो टीचर थी उनका प्रोफेशन क्या उनके नॉलेज को प्रभावित कर रहा है, या कोई पर्टिकुलर रिलीजन वाली जो महिलाएं हैं उनमें इस इम्यूनाइजेशन के प्रति जो जानकारी वो ज़्यादा थी, या जिनका जो पीयर था वो गांव से बिलोंग करी थी, क्या उनमें क्या रिजल्ट आ रहा है, जो शुरू से शहर में रही उनमें क्या रिजल्ट आ रहा है, जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रही उनमें क्या रिजल्ट आ रहा है, जो डेली न्यूज़ देखती उनमें रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इस प्रकार हमारे जो सैंपल होंगे उनके अलग अलग जो बैकग्राउंड होंगे, डेमोग्राफिक बैकग्राउंड होंगे, उनके पर भी अपन एनालिसिस करते हैं कि किस महिला में नॉलेज का लेवल क्या आ रहा है। तो इस प्रकार अपन पूरी स्टडी का रिजल्ट प्रिपेयर करके रिपोर्ट इसमें प्रिपेयर करने का काम छठी स्टेप में होता है। नंबर 7 एंड लास्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज रिपोर्टिंग रिसर्च फाइंडिंग्स। द फाइनल स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस आउटलाइन इज टू रिपोर्ट द रिसर्च फाइंडिंग्स। हमारे रिसर्च की क्या फाइंडिंग आ रही है उसको अपन रिपोर्ट करते हैं, ये लास्ट स्टेप होती है। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च स्टडी। सिग्निफिकेंस मीन्स किसी भी रिसर्च स्टडी का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस उसकी है, वो सिग्निफिकेंस में आती है। वर्कआउट हाउ दे रिलेट टू द प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स, और हमारी रिसर्च है वो प्रीवियस रिसर्च से मेल खाती है या उनसे हटके है कि हमारे रिजल्ट उनके साथ मैच करें या कुछ नए रिजल्ट हमने देखे हैं। यूजुअली द रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश एज ए जर्नल आर्टिकल्स और ए बुक। कोई भी रिसर्च जब पूरी होती है तो उसे जर्नल में पब्लिश किया जाता है या किसी आर्टिकल पेपर्स में उसको छपाया जाता है या बुक के रूप में उसे पब्लिश किया जाता है। दिस इज द लास्ट स्टेज इन टर्म्स ऑफ द इंडिविजुअल रिसर्च प्रोजेक्ट। किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट की आखिरी स्टेज होती है कि उसकी रिसर्च की जो रिपोर्ट है, फाइंडिंग्स है, वो प्रिपेयर की जाती है और उसको पब्लिश किया जाता है। मोस्टली रिसर्च रिपोर्ट डिस्कस क्वेश्चंस दैट रिमेंड अनआंसर्ड। रिसर्च रिपोर्ट में रिजल्ट के साथ साथ ये भी डिस्कस किया जाता है कि क्या क्या आंसर हमने जिनकी जो नॉलेज हम जो जिन आंसर के लिए जिन क्वेश्चंस के लिए हम रिसर्च कर रहे थे वो उसमें से कितने सवालों का आंसर मिला, हमारी कितनी हाइपोथेसिस हमने जो बनाई वो प्रूव हो रही है कि इनका आंसर हमें अभी तक भी नहीं मिला, और हम आगे सजेस्ट करते हैं कि इसके बारे में और रिसर्च होनी चाहिए जिससे कि अनआंसर्ड क्वेश्चन का आंसर हमें मिल सके। इसके साथ साथ एक कंक्लूजन तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ मदर थी जो वैक्सीन इम्यूनाइजेशन सेंटर पे नहीं आ पा रही थी, कुछ मदर थी जो टाइम पे नहीं आती थी, या कुछ मदर थी जिनको बीमारी के बारे में जानकारी नहीं थी इसलिए वो नहीं आ पा रही थी। इसके आधार पर एक रिकमेंडेशन भी दी जाती है कि हमारी स्टडी ये रिकमेंड करती है कि साहब एक हेल्थ एजुकेशन सेशन रखा जाए अंडर 5 चिल्ड्रन वाली मदर के लिए, जिस उस सेशन में वैक्सीन की इंपॉर्टेंस के बारे में उनको बताया जाए या वैक्सीन प्रिवेंटेबल जो डिजीजेज है उनके खतरे के बारे में बताया जाए, जिससे कि मदर का नॉलेज और ज़्यादा बढ़ सके। इस प्रकार अंतिम जो 7th स्टेप होती है उसमें रिसर्च के फाइंडिंग्स को रिपोर्ट किया जाता है। तो आज हमने देखा कि रिसर्च प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप होने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें 7 प्रमुख स्टेप होती है, जिसमें प्रथम स्टेज प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और डिफाइन करना होता है। इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते अंतिम स्टेप जो आती है उस पर अपन जो हमारी रिसर्च की जो फाइंडिंग होती है उसको अपन रिपोर्ट करते हैं। तो आज हमने जो स्टडी की रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स के बारे में उसको अपन एक डायग्राम से और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं कि रिसर्च प्रोसेस की सबसे पहली स्टेप होती है जिसमें अपन रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और डिफाइन करते हैं, ये पहली स्टेप होती है। इसके बाद जो आगे की जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं दूसरी स्टेप नंबर 2 होती है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। इसमें क्या करते हैं, जो कंसेप्ट होती है जो थ्योरीज होती है उनको अपन रिव्यू करते हैं, प्रीवियस जो भी स्टडीज होती है उनको अपन रिव्यू करते हैं। उसके बाद तीसरी स्टेप आती है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस अपन प्रिपेयर करते हैं अपने स्टडी से रिलेटेड कि हमारे जो वेरिएबल्स होंगे उनका टेंटेटिव अनुमान क्या हो सकता है। नंबर 4 स्टेप में अपन देख रहे हैं कि रिसर्च की जो डिज़ाइन अपन सेलेक्ट करते हैं कि हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, हमारी सैंपल साइज क्या होगी, कौन कौन सैंपल होंगे, ये हम रिसर्च डिज़ाइन में प्रिपेयर करते हैं जो कि हमारे रिसर्च का ब्लूप्रिंट होता है। फिर उसके बाद कलेक्ट डेटा, हम क्या करते हैं रिसर्च को एग्जीक्यूशन करते हैं और डेटा कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन के बाद एनालाइज डेटा, तो जो डेटा हमें जो मिल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड हमारी हुई हम उसको एनालाइज करते हैं और हमारे हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरप्रेट एंड रिपोर्ट, और जो आखिरी स्टेप होती है उसमें हमारी जो रिजल्ट्स जो फाइंडिंग्स होती है उनका इंटरप्रिटेशन अपन करते हैं और रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं कि हमारी रिपोर्ट हमारी स्टडी क्या रिजल्ट
शो करती है। तो इस प्रकार 1 बाय 1 एक एक करके इन 7 स्टेप को फॉलो करते हुए रिसर्च प्रोसेस पूरी की जाती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा या नॉलेजफुल लगा तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके यानी किसी फ्रेंड और या फैमिली मेम्बर या जानकार के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो इस वीडियो का लिंक उन तक भी जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।